बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे भारत मुसलसल जो सीज़ फायर की जो वायलेशंस हैं वो LAC के ऊपर कर रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ दिन पहले इसमें काफ़ी हमने इंक्रीज़ देखा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था जो साबिक गवर्नर है मकबूजा कश्मीर के सत्यपाल मलिक और इसके साथ साथ एक वकील हैं प्रशांत, उनकी जानिब से भी कि ये 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा करेंगे। और उसकी यकीनन पस मंज़र में अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें इस चीज़ों को समझ आने में थोड़ी सी आसानी होती है कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर मसाइल का अंबार होता है, उनके माशी मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं, समाजी मसाइल बढ़ जाते हैं, कहीं कोई जो है कुकीज़ का मामला जो है वो ख़राब हो जाता है, वहाँ पे जो अक़लियतें हैं मुसलमानों का मामला ख़राब होता है, तो उनके पास जो है एक ना एक ज़रिया होता है कि या पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं या मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से जो अटेंशन है वो सारी डाइवर्ट हो जाती है, डिस्कशंस डाइवर्ट हो जाती हैं, डिबेट डाइवर्ट हो जाती है, और जितने भी उनके माइंड्स हैं उनकी जो अटेंशन है वो किसी और मौजू की तरफ चली जाती है। इसी हवाले से डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, क्या कहीं कोई चुनाव है क्या। तो बुनियादी तौर पे यही पस मंज़र समझ आ रहा है LOC की वायलेशंस का, जो सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं। हमारा एक एग्रीमेंट है इंडिया के साथ 2003 से कि ये जो सीज़ फायर की वायलेशंस नहीं होंगी, उसका नुकसान क्या होता है कि उस तरफ भी कश्मीरी बसते हैं, पाकिस्तान इस तरह से बिला इस्तेमाल फायरिंग वहाँ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे भी कश्मीरी मुसलमान बसते हैं और इस तरफ भी कश्मीरी बसते हैं। तो हिंदुस्तान को एक हवाले से एक एज हासिल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जब भी फायर खोलता है तो अगर वहाँ पे कश्मीरी मरते हैं तो उसका जो है वो नुकसान हिंदुस्तान को नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी कश्मीरियों को वो कत्ल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो कश्मीरी शहीद होते हैं, अनआर्म्ड कश्मीरी, खेतों में काम करने वाले कश्मीरी, तो उसका भी बुनियादी तौर पे उसको उस तरह से नुकसान नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हवाले से क्या कर रही है, और हालिया जो सीज़ फायर पे जो वायलेशन सीज़ फायर की हो रही हैं, इस एग्रीमेंट की हो रही हैं, LOC के ऊपर हो रही हैं, इसका बुनियादी मकासद क्या है, इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त ने आज हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। स्टूडियोज़ में आज हमारा साथ दे रहे हैं राजा फैसल साहब। व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड इंडियन फॉल्ट लाइन्स और IOJK के हवाले से बात करने के हवाले से हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं अनिका निसार साहिबा, तजियाकार हैं, और अली रज़ा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन के ज़रिए ऑल द वेज फ्राम ब्रसल्स। जी, आप चेयरमैन हैं कश्मीर काउंसिल EU के। इससे पहले सवालात का आगाज़ किया जाए, एक रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करते हैं। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा मकबूजा कश्मीर में नाकामी की वजह से भारत की बौखलाहट को जाहिर करता है। 2003 के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद भी भारत अपनी हरकत से बाज ना आया और पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की धज्जियां बखेर दी। पाकिस्तान ने हमेशा सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी की, लेकिन भारत ने अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए 2003 के LOC सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 2006 में भारत की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां मामूल बन गई हैं। हालिया बरसों में 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए 2018 में तय पाने वाले मुआहदे के बावजूद जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की बढ़ती हुई तादाद देखी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हुए। 2018 के बाद से हर बरस सीज़ फायर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के वाकयात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके। जी जनाब जमा पूंजी आज तक बूढ़े हो गए, 70 साल की उम्र हो गई है। ये जो कोई माल डंगर जो कोई जैसा माल जायदाद थी सब कोई जला दी थी। 29 अगस्त को कोटीरा सेक्टर में भारतीय अफवाज ने बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 55 साला मोहम्मद राशिद शहीद हो गया। 2017 से अब तक भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 700 से जायद मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके नतीजे में 29 मासूम शहरी जाँ बहक जबकि 113 शदीद जख्मी हुए। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 60 साला शख्स शहीद हो गया है। भारतीय फौज की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। शहीद होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद गयास के नाम से हुई है, जबकि खेतों में घास काटने वाली 3 खवातीन शदीद जख्मी हुई हैं। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी से शहरी की शहादत पर पाकिस्तान ने भारतीय नाजिमुल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा में तलब किया गया, जिसमें भारतीय अफ़वाज के हाथों
कोटली जिला के ऊली गांव के रिहायशी 60 साला शहरी गयास की फायरिंग के नतीजे में शहादत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। The Indian forces must also exercise extreme caution and desist from targeting innocent civilians. दफ्तर खारजा के बयान में LOC पर अमन आश्ती को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की कार्रवाइयां 2003 के सीज फायर मुफाहमत की सरीख खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब भारत के अंदर 2024 में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और मोदी सरकार भारतीय अवाम की नज़र अंदरूनी देरीना मसाइल से हटाने के लिए इस तरह के हरबे आजमा रही है। आलमी मुअक्कर इदारों की जानिब से भी भारत को LOC की खिलाफ वर्जी करने पर आड़े हाथों लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक मजलूम कश्मीरी भारत की रियासती दहशतगर्दी की भेंट चढ़ते रहेंगे? आखिर इन सब की खिलाफ वर्जियों का हिसाब कब और कौन लेगा? जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सबसे पहला सवाल अनीका आपसे होगा। LOC की जो हालिया LOC के ऊपर सीज फायर लाइन की जो वायलेशंस हुई हैं, सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशंस हुई हैं, इसको बुनियादी मकासद आपको क्या लगते हैं? सबसे पहला और सबसे अव्वलीन जो उसका गेन होगा वो ऑब्वियसली ये होगा कि नरेंद्र मोदी जो कि एक हमेशा से कश्मीर कुश किस्म का सियासतदान रहा है, उसको चुनाव के अंदर, उसको इंतखाबात के अंदर एक एज हासिल हो जाए। और ये पहली दफा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखे हैं, पठानकोट से लेकर उड़ी से लेकर बहुत सारे वाकयात, जिसके अंदर पाकिस्तान ने ये ऑफर भी की कि हम लोग आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस शवाहिद तक लेकर नहीं जाया गया। लेकिन हमेशा इल्जाम डाल दिया जाता रहा पाकिस्तान पर। इससे ये होता है कि आपको पता है कि जब एक इंटरनेशनली नोन चीज है, बहुत सारे कंट्रीज इसको अपने मुमालिक के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब आपके लोग मुंतशिर हो रहे हों या उनके मसाइल बहुत बढ़ जाएं तो उनके सामने एक ऐसा मसला रख दें जो कि बेसिकली एक मुल्की मसला हो, और क्योंकि वो मुल्की मसला है तो लोग यूनाइट हो जाया करते हैं उसके ऊपर। भारत के साथ इस टाइम पर फिलहाल यही हो रहा है। हम लोगों को मालूम है कि पूरे भारत के अंदर माइनॉरिटीज का क्या हाल है, तो जरा उसको जर्ब दे दीजिए 100 से, तो कश्मीर के अंदर वो हो रहा है। मणिपुर के वाकये को देख लीजिए, बाकी वाकयात को देख लीजिए, इंतहाई से ज्यादा इस टाइम पर आजादी की तहरीकें भारत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है वो उन बाकी चीजों से जरा मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि कश्मीर का टुकड़ा तो भारत को चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। कश्मीरियों को जेनोसाइड वॉच ऑलरेडी बता चुकी है कि कश्मीर के अंदर इंडियन illegally occupied, इस टाइम पर भारत जेनोसाइड कर रहा है। सो द थिंग इज दैट इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो जिस तरफ फोकस किया जा रहा है भारत की तरफ से वो ये है कि किसी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज लेकर आए। और क्यों डेमोग्राफिक चेंज लेकर आए? इसलिए क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत गया था तो उस टाइम पर उस वक्त का वादा ये था कि प्लेबिसाइट कराया जाएगा। प्लेबिसाइट क्यों कराया जाएगा? हक खुद इरादियत क्यों दिया जाएगा? ताकि इस मामले को तूल दी जा सके। आर्टिकल 370 और 35A के बारे में जिसके हवाले से भी इंडियन कोर्ट्स के अंदर सुनवाई भी चल रही है और इसको वे भी करना है। एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ होप ओवर देयर, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भारतीय कोर्ट्स, भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत और भारतीय एक्सट्रीमिस्ट ये सारे इन लाइन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अगर कुछ मुख्तलिफ नतीजा आता है तो ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात होगी। तो मेरी नजर में सबसे पहला गोल इलेक्शंस है। दूसरा गोल ये है कि अपना वो लॉन्ग टर्म एजेंडा कि कश्मीरियों की जमीन ले ली जाए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए, वो वाला एजेंडा ड्राइव करने की कोशिश है। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि भारत हमेशा ढूंढता है पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस, कोई फिशर्स हो तो उस टाइम पे भारत की इस तरह की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं। और हमें ये भी मालूम है कि इस टाइम पर इवन जो सरगोदा का वाकया हुआ जहां एक सपारा जलाकर मस्जिद के बाहर फेंका गया, उसके अंदर भी बैरूनी साजिश बड़े वाज़े तौर पर आया नजर आई, बड़े वाज़े तौर पर नजर आई। और इट्स वेरी एविडेंट कि मल्टीफेरियस मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इस टाइम पर और बड़ी डेंजरस स्ट्रैटेजी इस टाइम पर भारत अपनाए हुए है, जिसके अंदर अपने अंदरूनी मामलात, कश्मीर के मामलात, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान की शुबकी के मामलात, इन सबको मिलाकर देखा जा रहा है। क्या भारत के तमाम मसाइल खत्म हो गए हैं? राय साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि क्या कसूर था गयास का कि वो जो खेत में काम कर रहा था, एक बूढ़ा शख्स था, और क्या कसूर था उन ख़वातीन का जो कि शदीद ज़ख्मी हुई हैं? ये LOC के ऊपर वायलेशंस क्यों की जाती हैं इंडिया की जानिब से? देखिए यासिर साहब, सबसे पहली बात ये कि सत्यपाल मलिक का जो आपने हवाला दिया वो एक बहुत ही अहम हवाला है। उसमें उन्होंने ओबियसली सबको बता दिया, खोल के बता दिया कि ये अज़ाइम है भारत के।
फॉल्स फ्लैग इज़ एक्सपेक्टेड। उन्होंने तो डेट भी दे दी थी, उन्होंने ये कहा था कि इन बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जो कि मोदी जी के इलेक्शन चुनाव का साल 2024, तो वो उसके लिए उनको वो फ़ायदा पहुंच सकता है। साथ में ये है कि आपने एक बहुत ही अच्छी बात ये की कि वो गोली चलाएं या इस तरफ से ऑब्वियसली क्रॉस फायर हो उनके ख़िलाफ़, तो अगर सिविलियंस की डेथ होती है तो दोनों तनाजुर में पाकिस्तान का और कश्मीरियों का नुकसान है। भारत का तो कोई नुकसान नहीं है। भारत ने तो ऑलरेडी से कश्मीर को वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड कर दिया हुआ है, जिसके हवाले से कि हमारे पास ऑब्वियसली पूरी दुनिया आओ पुकार करती हुई हमें नज़र आती है। यहाँ सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 3 दिन पहले जो एक फ़ैसला आया ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें कि उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा कि हमें फ्रेमवर्क दिया जाए कि एप्लीकेशन ऑफ 370 एंड 35A उसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि अब भारत को अचानक से ख़ुद ही इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि अगर चाइना के साथ भी उनके बॉर्डर पे हालात दुरुस्त नहीं हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उन्होंने यूनिलैटरली एक डिसीजन लिया, चाइना इन्वॉल्व हो गया। हाँ, तो चाइना जो है ही चाइना भी पार्टी टू इट, और इसलिए उन्होंने भारत को चेकमेट किया। तो अब उस सारे तनाजुर में उनको ये नज़र आता है कि वो फैसला बहुत गलत था, भारत एज अ स्टेट को नज़र आता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बीजेपी है उनका ये मानना है, और इनके माइंडसेट के, आरएसएस के माइंडसेट के लोग जो कि विद इन द सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि अजीत डोवल हो गए, इस तरह के लोग मशवरे ये देते हैं कि हमें एक आग भड़काई रखनी चाहिए। अब इनका ये करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, इन दिनों में करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकें, वो जजेस का पैनल कि जिन्होंने ये फैसला किया है, उनको ये बता सकें कि कश्मीर की सूरत हाल बहुत कशीदा है, तो हम वहां से नहीं निकल सकते, अभी फ्रेमवर्क नहीं दे सकते। ये मेरे ख्याल में फ्रेमवर्क अगर देना भी चाहते हैं तो ये चुनाव के बाद कहीं जाके देंगे, चुनाव से पहले नहीं देना चाहते। अली रजा सैयद साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा सर। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, इंडिया एक अनआर्म्ड सिविलियन जो है, जो इस तरफ काम कर रहा है, खवातीन काम कर रही हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या नजर नहीं आ रहा? इसके ऊपर वॉर क्राइम्स नहीं चलने चाहिए, केसेस नहीं चलने चाहिए? असल में जो आलमी बरादरी और खासकर जो यूरोपियन यूनियन है, इनका जो रिलेशन है इंडिया के साथ, और खासकर जो इस वक्त जो हालात हैं यूक्रेन के और चाइना, रशिया और चाइना यूएस वगैरह के, उस तनाज़र में अगर आप देखें तो EU जो है वो बड़ी एक फाइन लाइन ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपके इस प्रोग्राम में ये बताता चलूं कि यूरोपियन पार्लियामेंट के 8 मेंबरान ने खत लिखा था 4 अगस्त को, जिसमें उन्होंने ये तमाम चीजें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, वहां पे जो कैदी हैं, खासकर खुरम परवेज वगैरह और यासीन मलिक हैं, शबीर अहमद शाह हैं, सजाद गुल वगैरह, उनके बारे में उन्होंने इंडिया के साथ ये मसला उठाया। और उनका जो जवाब आया, जो जोसेफ बोरेल है हमारे हाई रिप्रेजेंटेटिव और वाइस प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को लिखा है कि हम इंडिया के साथ इससे पहले भी थे, अब भी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान और इंडिया मुज़ाकरात की बेस पे आए। तो हमने उनको ये बार बार यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान और कश्मीरी तो चाहते हैं कि पुरअमन हल हो, ठीक, लेकिन भारत नहीं चाहता। भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागने की कोशिश करता है। ये जो वायलेशंस हो रही हैं, इनको कहीं नोट डाउन किया जा रहा है? इस पर कोई रिएक्शन आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, EU का, या फिर अगर हम बात करें UN के हवाले से? मैं समझता हूँ कि इस पे आएगा। UN का ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हो रहा है, उसमें भी उठाया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी हम तवक्को करते हैं कि वो इस पे अपना एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, अपना एक बयान देंगे। ठीक, दूसरे मौजू से पहले यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं इस वक्त इंडिया के हवाले से, वहाँ पे जो फॉल्ट लाइन्स हैं, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ और जिस बुरे तरीके के साथ उनके साथ सलूक हो रहा है। अब वहाँ इंडिया के मुसलमान ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जो नासी जर्मनी में जो यहूदियों के साथ सलूक हो रहा था, एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हम तो बार बार ये बात कहते थे, लेकिन जब खुद फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पेन है वो कहीं बहुत अंदर तक सरायत कर चुका हुआ है। और शायद जिस तरह से एक रेमेडी नासी जर्मनी में भी मुमकिन नहीं थी यहूदियों के लिए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जर्मनी का क्या हाल हुआ, किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया, और जो भी उसने कब्ज़ा किया होता किस तरह से वापस हो गया, और किस तरह से सारे मामलात आगे बढ़े। तो फिर नतीजा हमें कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़र आता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उद्दीन अवैसी इस हवाले से क्या कहते हैं। ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। आप बताइए कौन सा विकास है? एक वर्दी पहनने वाला हथियार से नाम पूछकर कत्ल कर देता है। जी, अब आपने असदुद्दीन अवैसी के हवाले से जाना, तो अब आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर यूपी में इस वक्त क्या हो रहा है और किस तरह से इसको अमली तौर पे इसका नमूना बनाया जा रहा है। ये देखिए, एक मुसलमान बच्चा है, खड़ा हुआ है, स्कूल टीचर हिंदू है, हिंदू बच्चों को कहती है कि जी लाइन बना के आओ और इसको मारो। ये कुछ हो रहा है वहाँ पे जनाब। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। राय साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। कुछ और रह गया है? कुछ और कंट्री कुछ करने की ज़रूरत है किसी और मुल्क को, हिंदुस्तान को कई हिंदुस्तान बनाने में? देखिए, बारहा कहा जाता है और वहाँ पे स्लोगन्स भी हमें सुनने को मिलते हैं कि भारत माता की जय। तो आज मैं ये बताता चलूँ कि वो जो भारत माता जिसको कहा जाता है, उसका नाम तृप्ता तेगी है, जो कि एक मुसलमान बच्चे को, हिंदू बच्चों को सिखा रही है कि ये जो मुसलमान बच्चा है इसको आपने मारना है। तो ये वो भारत माता है जिसकी के जय की जाती है। और आज के आरएसएस शुदा भारत में आपको यही कुछ देखने का, यही कुछ सुनने को मिलेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं कि ये न्यूरमबर्ग लॉज और 1930s का जो जर्मनी था, आज का भारत वही बन चुका है। और इसी हवाले से हम लोग बारहा कहते रहे कि वहाँ पे जो इस्तेहसाल मुसलमानों का किया जा रहा है, ये ऐसा ही इस्तेहसाल हमें यूरोप में नज़र आया था जर्मनी की जानिब से जब जूविश का किया गया था। लेकिन आज अवैसी साहब को इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करने की कोई मिल गई है। उसकी भी शायद वजह यह है कि उनका भी चुनाव नज़दीक है। जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो ये अवैसी साहब इस तरीके से बोल बचन बोलना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज़ जब इनको दोबारा से सीट या इनको एक छोटा सा खाने के लिए टुकड़ा मिल जाता है तो फिर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देते हैं। इनको शर्म करनी चाहिए और इनको पूरा साल और पूरी जो कैंपेन है, पूरा फोकस इनको अपने मुसलमानों के लिए, अपने लोगों के लिए वहाँ पे सर्व करने चाहिए। और अच्छी बात है कि इन्होंने अभी इस चीज़ का जिक्र किया, लेकिन ये सिर्फ अभी जिक्र ना करें, इस जिक्र को जारी रहना चाहिए। ये जिक्र उस वक्त बोलें और पूरा बोलें और बोलते रहें। ये जिक्र उस वक्त कहाँ था जब हरियाणा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे थे। ये जिक्र उस वक्त कहाँ था जब यूपी में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे थे। ये जिक्र उस वक्त कहाँ था जब कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर, साउथ इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, साउथ इंडिया में जो कुछ हुआ है, उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? आज ये अपने चुनाव के लिए इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दी। लेकिन हकीकत अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इंडियन पॉलिटिशियंस जो कि वहाँ पे अपने मुसलमानों का इस्तेहसाल वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलके खुद बैठ के कर रहे हैं और आवाज़ नहीं उठाते, उनको आवाज़ हर वक्त उठानी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा। अनिका, ये बताइएगा कि अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मेरी जो किताब के कुछ हिस्से जो हैं वो मेरे मरने के बाद उसको शाया किया जाए, और वो जब शाया किए गए तो उसके ऊपर इंडिया में पाबंदी लगा दी गई। और उनका यही था कि ये इकट्ठा अब चल नहीं सकते, ये जो मामलात हैं इनकी चल नहीं सकते। हाउ डू यू सी जो मुसलमानों की सिचुएशन वहाँ पे अब हो चुकी हुई है, जितना मुसलमानों को दीवार के साथ लगा दिया गया है, क्या मुसलमानों को वहाँ जो कम्युनिटी है उसको इतना एहसास है
اور خاص طور پہ جیسے کہ ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر میں بالعموم وہاں کی پاپولیشن کے ساتھ 10 پوائنٹس ہو رہے ہیں، تو جینوسائیڈ کی طرف انڈیا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے انڈیا میں؟ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے کیا ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سالوں سے ایک گائے کو مارنے کی سزا زیادہ ہے اکثر سٹیٹس کے اندر ان کمپیریزن ٹو ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی. ہمیں نہیں معلوم کیا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے سیکنڈ کلاس سٹیزن، اب یہ جو خاتون استاد آپ دکھا رہے تھے یہ کیا سکھا رہی ہے بیسیکلی بچوں کو کہ جہاں مسلمان نظر آئے اس کو مارو، جہاں مسلمان بچہ نظر آیا اس نے کچھ نہ بھی کیا ہو تو اس کو پکڑ کر مارو. یہ مائنڈ سیٹ نیچے تک چلا گیا ہے. اور یہ بغض کا اندازہ لگائیے، یہ آپ بغض کا اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. لمیٹیشنز پار ہو چکی. اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ ٹو ریز آور وائس. میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ آج سے پہلے اب تک مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا رہا. اس سے پہلے گجرات میں اور ہم لوگوں نے بابری مسجد والے واقعے کے اندر بھی دیکھا اجتماعی طور پر نشانہ بنایا جاتا رہا. ابھی راجہ جو ہے وہ ہریانہ اور یو پی کی بات کر رہے تھے، وہاں بھی اجتماعی طور پر. اور اب صرف مسلمانوں تک معاملہ نہیں رہا، اب تو کرسچنز تک بھی معاملہ آ گیا. منی پور کے اندر کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو طے ہے کہ بیسیکلی بھارت گھر واپسی کو بہت سیریسلی اور بڑی تیزی سے جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو کیونکہ وہ انڈر تھریٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم پر وہ بہت زیادہ، قائد اعظم والی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمان جو ادھر رہ گئے تو obviously ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، اب وہ ہمارے سامنے بڑے واضح طور پر تقریباً 75 سال کے بعد ہمیں نظر آ رہی ہے. ساری پروفیسیز ان کی جو ہے وہ کریکٹ اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں. صحیح صحیح، بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. شاہ جی آپ کو اس میں انوالو کرنا ہے، یہ فرمائیے گا کہ یورپ جو ہے اس معاملے میں بڑی سینسیٹیو نظر آتی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو لے کر. جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو اپنے معاشی تعلقات ہیں اس کا اثر نو یورپ جائزہ لیتا ہے، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں نظر آ رہا ہے اور یہاں کا میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہے. لیکن اصل میں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا، جو سچویشن ہے اس وقت خطے کی، اس وجہ سے یہ ابھی اس طرف جا نہیں رہے. لیکن ان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ جب کانٹیکٹ ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹریڈ کریں، جو مرضی کریں، لیکن جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور خاص کر یہ مودی صاحب اسی لائن پہ چل رہے ہیں جس پہ ہٹلر چل رہا تھا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے انیکا نثار صاحبہ کا، راجہ فیصل صاحب کا اور علی رضا سید صاحب کا. آپ نے آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے بڑے زبردست طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا. جناب پروگرام کشمیر میں اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.